स्टूडेंट, आज हम बीएससी सेकेंड ईयर का टॉपिक है योग अभिक्रिया द्वारा कार्ब धात्विक यौगिक बनाना, द फॉर्मेशन ऑफ ऑर्गेनोमेटल कंपाउंड्स बाय एडिशन रिएक्शन। तो ये वीडियो स्टार्ट करते हैं। इस विधि में दो अभिकर्मक आपस में क्रिया कर योग प्रदान करते हैं या उत्पाद बनाते हैं, या इस विधि में दो अभिकारक आपस में क्रिया करके एक जुड़ करके एक उत्पाद बनाते हैं। तो इसमें नंबर 1 है मूल या मुक्त मूलकों द्वारा वाई फ्री रेडिकल्स के अकॉर्डिंग। तो इसका सामान्य समीकरण निम्न प्रकार लिखा जा सकता है, जैसे आर, कैपिटल आर दे रखा है वो आपका एल्किल मूलक है, जो कैपिटल आर है वो आपका एल्किल मूलक है, और कैपिटल एम है वो आपके धातु है। दोनों के बीच में रिएक्शन कराते हैं तो आपका कार्ब धात्विक यौगिक यानी कि R-M यानी कार्ब धात्विक यौगिक बनता है, दोनों जुड़ करके। इस विधि में सर्वप्रथम टेट्रामेथिल लेड के तापीय अपघटन द्वारा मेथिल मुक्त मूलक बनाते हैं। फिर इन मुक्त मूलकों की अवक्रिया द्वारा या अवक्रिया धातु परमाणु जैसे Fe, Sn, Zn आदि से कराते हैं, जिसके फलस्वरूप संगत मेथिल यौगिक बन जाते हैं, जैसे कि आपके PbCH3 की हम क्रिया कराते हैं तो हमारा Pb अलग हो जाता है और मेथिल अलग हो जाता है। Sn की मेथिल के साथ क्रिया कराते हैं तो SnCH3 बनता है। इसके बाद देखिए जिंक की मेथिल के साथ क्रिया कराते हैं CH3 के साथ तो जिंक मेथिल बनता है, जिंक आपके ZnCH3 Fe की CH3 के साथ क्रिया कराते हैं तो FeCH3 बनता है। यदि धातु पर्याप्त रूप से विद्युत धनात्मक है तो यह स्थायी मूलकों से भी इसी प्रकार क्रिया करके कार्ब धात्विक यौगिक बनाते हैं, जैसे PbPH3C प्लस Na सोडियम इसके साथ क्रिया कराते हैं तो PH3C माइनस का आयन, सोडियम का प्लस का आयन, तो ट्राइफेनिल मेथिल मूलक मुक्त मूलक बनता है। इसके बाद नेक्स्ट है धातु की कार्बन मोनोऑक्साइड द्वारा अवक्रिया से तो निकिल, आयरन, कोबाल्ट आदि धातुएं उचित ताप पर या तथा दाब पर कार्बन मोनोऑक्साइड से अवक्रिया करके कार्बोनिल्स बनाते हैं। तो Fe कार्बन मोनोऑक्साइड से क्रिया करता है 200 डिग्री सेल्सियस पर 200 वायुमंडलीय दाब पर, तो FeCO का होल 5 बनाता है। इसी प्रकार कार्बन मोनोऑक्साइड कोबाल्ट से क्रिया कर जाता है 150 डिग्री सेल्सियस पर 100 एटॉमिक दाब पर यानी वायुमंडलीय दाब पर, तो CO का होल 8 बनाता है। यानी निकिल में कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ क्रिया कराते हैं सामान्य दाब पर तो NiCO का होल 4 बनता है। नेक्स्ट है आपका धातु की ओल्फिन या प्रतिस्थापन एल्किन से अवक्रिया द्वारा तो सोडियम तथा अन्य क्षार धातुएं ओल्फिन से योग करके आयनिक कार्ब धात्विक यौगिक बनाती हैं। तो आपके टेट्राफेनिल एथीन सोडियम से क्रिया कराते हैं तो आपकी PH2C CpH2 से दोनों से सोडियम जोड़ देते हैं तो आपके टेट्राफेनिल एथिल विथ सोडियम बनता है। इसके बाद सोडियम एसिटिलीन के दो परमाणुओं से निम्न प्रकार जुड़ता है ट्राई डाइफेनिल एसिटिलीन आपके सोडियम के साथ क्रिया करा रहे हैं तो आपका PHC डबल CPH और डबल CpH2 यहाँ दोनों, यहाँ भी सोडियम यहाँ भी सोडियम, तो 1 2 3 4 टेट्राफेनिल 1 2 3 डाइब्यूटिल 1 4 विथ सोडियम बनता है। वे प्रतिस्थापित एथेन जिनमें प्रत्येक कार्बन परमाणु से कम 2 एरियल समूह जुड़े रहते हैं क्षारीय मृदा धातुओं से निम्न प्रकार क्रिया करके
या धातु या क्रिया करके कार्ब धातु यौगिक बनाते हैं। इसमें PS2 CHCHPS2 प्लस पोटेशियम यानी टेट्राफेनिलएथेन को पोटेशियम के साथ क्रिया कराते हैं तो आपके डाइफेनिल मेथिल पोटेशियम बनता है। 2PS2CH माइनस का आयन प्लस के पोटेशियम का आयन, तो डाइफेनिल मेथिल पोटेशियम बनता है। हेक्साफेनिल मेथिन PS3C CPS3 का सोडियम अमालगम से क्रिया कराते हैं यानी HGS से, तो PS3C Na डाइफेनिल मेथिल सोडियम बनता है। इसके बाद है धातु हाइड्रोक्साइड डाइहाइड्राइडो से असंतृप्त हाइड्रोकार्बन के योग द्वारा। तो देखिए इसका सामान्य समीकरण निम्नलिखित है कि देखिए आपका दोनों कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड है, इसके बाद आपके प्लस का M प्लस का आयन है, हाइड्रोजन का माइनस का आयन है, इनके बीच में क्रिया कराते हैं तो आपके कार्बन के दो एलिमेंट्स हैं और उससे एक तरफ हाइड्रोजन लगा है, एक तरफ M लगा हुआ है। उदाहरण के लिए बोरॉन हाइड्राइड असंतृप्त हाइड्रोकार्बन से निम्न प्रकार अभिक्रिया करती है तो 3RCH CH2 प्लस BS3 ईथर के साथ क्रिया करा रहे हैं तो RCH2 CH2 ब्रैकेट बाद V बनता है। इसके बाद देखिए BS3 सामान्यतः सोडियम बोरोहाइड्राइड NaBHNO4 तथा बोरॉन ट्राइफ्लोराइड की अभिक्रिया एल्कीन की उपस्थिति में कराने से बनता है। ईथर की अनुपस्थिति में उपरोक्त अभिक्रिया 100 डिग्री सेल्सियस ताप पर होती है, अर्थात ईथर की अनुपस्थिति में अभिक्रिया तभी संभव है जबकि अभिक्रिया का ताप 100 डिग्री सेल्सियस हो। इस समय अभिक्रिया पूर्ण होने से या होने में कुछ दिन तक लग जाते हैं, जबकि ईथर की उपस्थिति में अभिक्रिया साधारण ताप पर ही आसानी से हो जाती है। इसी प्रकार सिलिकॉन हाइड्रोजन बंध युक्त यौगिकों का उच्च ताप पर उत्प्रेरक की उपस्थिति में या अनुपस्थिति में एल्कीन से योग कराने पर कार्ब धातु यौगिक बनाते हैं, परंतु यह अभिक्रिया सामान्य ताप पर करवाने के लिए प्रत्येक की आवश्यकता होती है। जैसे कि आपके HSiCl3 प्लस C6H13CH डबल बॉन्ड CS2 से क्रिया हो रही है तो इसके बाद C2H13CH2 CH2SiCl3 बनता है। इस प्रकार से कार्ब धातु यौगिक बनाने में एसिटिलीन से 2 बार योग होता है। तो ट्राइक्लोरोसाइलेंट का आपका फॉर्मूला दे रखा है HSiCl3 और एसिटिलीन का HC डबल बॉन्ड HCH एसिटिलीन से क्रिया होती है तो आपका ट्राइक्लोरो एथेनिल साइलेन आपको CH3 डबल बॉन्ड CHSiCl3 बनता है। CS2 डबल बॉन्ड CHSiCl3 आपके ट्राइक्लोरो एथेनल साइलेन कि आपके ट्राइक्लोरो साइलेन से होता है, रिएक्शन कराते हैं तो Cl2Si बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड SiCl3 आपके एथिल बिस ट्राइक्लोरो साइलेन बनता है। इसके बाद एल्युमिनियम हाइड्राइड भी क्रियाशील होती है। यह एल्कीन से जुड़कर कार्ब धातु की यौगिक बनाता है, लेकिन यह अभिक्रिया अपेक्षाकृत अधिक कठिनाई से होती है। इस कठिनाइयों को दूर करने के लिए आपके जिंगलर ने सन 1950 में एक नई अभिक्रिया दी। उसने धात्विक एल्युमिनियम की अभिक्रिया हाइड्रोजन तथा एल्कीन के मिश्रण से करवाकर एल्किल एल्युमिनियम का निर्माण किया। तो एल्युमिनियम हाइड्रोजन के साथ और C2H4 के साथ क्रिया कराते हैं, तब आपके ट्राई एथिल एल्युमिनियम बनता है 2C2H5 और राइज Al। यह अभिक्रिया अनेक पदों
में पूर्ण होती है, अगर यह अभिक्रिया बीच में रुक जाती है तो डाई एथिल एल्युमिनियम बनता है। पूर्ण अभिक्रिया निम्न प्रकार है। Al2 3s2 C2H4 के साथ क्रिया कराते हैं तो 2C2H5 का उल्टवाइज AlH बनता है। और आपके C2H5 का उल्टवाइज AlH के साथ क्रिया कराते हैं C2H4 की तो रिवर्जिबल C2H5 का उल्टवाइज Al बनता है। एल्किल एल्युमिनियम का उपयोग बहुलीकरण उत्प्रेरक के रूप में करते हैं। 2-मेथिल प्रोपीन एथीन की अपेक्षा अधिक क्रियाशील होती है। यह आसानी से प्रतिस्थापित हो जाती है। अतः प्रारंभिक ट्राई एल्केन यौगिक बनाने के लिए सामान्यतः 2-मेथिल प्रोपीन का उपयोग में लाई जाती है या लाते हैं। इस प्रकार की अभिक्रिया का उपयोग उन एल्किल यौगिकों को बनाने में करते हैं जिनका औद्योगिक महत्व होता है। ये बहुत अभिक्रियाशील होते हैं तथा इनका उपयोग एल्कीन के बहुलीकरण में उत्प्रेरक के रूप में किया जाता है। तो Al2 या Al प्लस S2 प्लस 6CS2 डबल बॉन्ड CS2 तो एथीन के साथ क्रिया करा रहे हैं हम तो 2C2H5 का उल्टराइज Al ट्राई एथिल एल्युमिनियम AlH2 CS3 का उल्टवाइज C11CS2 यानी आइसोब्यूटिल के साथ आप क्रिया करा रहे हैं तो आपके 2CS3 का उल्टवाइज CS2 का उल्टवाइज Al ट्राई आइसोब्यूटिल एल्युमिनियम प्राप्त होता है। 2L प्लस 3S2 प्लस 6CS2 CS डबल बॉन्ड CS3 प्रोपीन के साथ कराते हैं तो 2CS3H7 का उल्टराइज Al आपके ट्राई प्रोपिल एल्युमिनियम बनता है। इसके बाद आपके धातु एल्केन तथा असंतृप्त हाइड्रोकार्बन के योग द्वारा तो C2H5 का उल्टराइज Al प्लस CS2 का डबल बॉन्ड CS2 की क्रिया कराते हैं तो C2H5 का उल्टराइज Al2CS2 सिंगल बॉन्ड CS2 सिंगल बॉन्ड C2H5 फिर आपके PS2C डबल बॉन्ड CS2 प्लस CS3 CS2Li यानी कि आपके डाइफेनिल एथीन के ब्यूटाइल लिथियम के साथ क्रिया कराते हैं तो आपके CS3 Pb CpS2 माइनस कैन Li प्लस काइन तो आपके 1,1 डाइफेनिल हेक्सिल लिथियम बनता है। इसके बाद C2H5 को उल्टवाइज Be प्लस CS3 आपके शाखा CS3 डबल बॉन्ड CS2 ईथर के साथ क्रिया कराते हैं तो आपके एथिल प्रोपिल बेरिलियम प्राप्त होता है। आपके ये स्ट्रक्चर दे रखा है तो वे ऑल्फिन जो संयुग्म द्वारा सक्रिय होते हैं अपेक्षाकृत अधिक क्रियाशील होते हैं तो ब्यूटिल लिथियम आपके CS2Li यानी ब्यूटिल लिथियम आपके 1,2,3 डाइब्यूटिल CS2 डबल बॉन्ड CS2 के साथ क्रिया कराते हैं तो आपका 2-ऑक्टीन लिथियम CS3 डबल बॉन्ड CS2Li बनता है। इसके बाद CS प्लस CS2 इस शाखा Li लगी हुई है तो CS डबल बॉन्ड CS2 तो 1-ऑक्टीन 3 लिथियम बनता है। तो ये टॉपिक आपका कंप्लीट होता है जो आपका योगात्मक अभिक्रिया द्वारा